गोरक्षपीठ गोरखपुर। आज ये मठ साधु सन्यासियों, धर्म और परोपकार का डेरा ही नहीं बल्कि राजसत्ता का शक्तिपुंज भी बन गया है। इस पीठ को धर्म से राजसत्ता का प्रतीक बनाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। इस मठ और योगी आदित्यनाथ की धार्मिक और राजनीतिक यात्रा का गहरा नाता है। अब तक आपने योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ का अनदेखा रूप। अजय सिंह बिष्ट से योगी बनने की अनदेखी तस्वीरें, उनकी शिक्षा और दीक्षा के दिन, और सुनाएंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में कई अनसुने किस्से। उसी मठ से जिसने युवा अजय सिंह बिष्ट को योगी बनते देखा, जिसने योगी आदित्यनाथ को सांसद बनते देखा, जिसने योगी आदित्यनाथ को परोपकार और जन कल्याण के लिए लड़ते भिड़ते देखा। हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा, राजनीति का एक बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? योगी आदित्यनाथ की कामयाबी की पूरी कहानी उसी गोरक्षनाथ मंदिर से, जहां के कई सामान्य प्रचलन आज उत्तर प्रदेश सरकार के कई बड़े फैसलों में तब्दील हो चुके हैं। गोरखपुर का मठ योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है। इसी मठ से उन्होंने हिंदू समाज में धर्म की ध्वजा फहराई। इसी मठ से उन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद राजनीति में कदम रखा और अब इसी मठ में आजमाए जन सेवा के कई तरीके वो उत्तर प्रदेश की सरकार को संभालते हुए अमल में ला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के मठाधीश्वर हैं। इससे पहले उनके गुरु महंत अद्वैतनाथ इस मठ के मुखिया थे। गुरु तक पहुंचने का योगी आदित्यनाथ का सफर भी अजब संयोगों से भरा है। द्वारिका तिवारी इस घटना को बयां करते हैं जो 70 के दशक से महंत अद्वैतनाथ के साथ जुड़े हैं। एक योग्यता हो इस स्थान के अनुसार, नाथ परंपरा से जुड़ा हो, सारे समाज को देखने वाला हो, तो उस कैटेगरी में उसको खोजते रहे। बहुत विलम्ब आने के लिए तो आए, लेकिन उस कैटेगरी में कोई शिष्य मिला नहीं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज आरएसएस से चलते रहे। ये उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति का ये बड़ा सितारा आज से 25 साल पहले उत्तराखंड की पौड़ी जिले के यमकेश्वर तहसील के गांव पंचूर का एक सामान्य परिवार का लड़का था। नाम था अजय सिंह बिष्ट और लक्ष्य था जनसेवा। इसीलिए कई हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में योगी हिस्सा लेते रहते थे। जो कब्जा करा रहा था उस भ्रष्ट दरोगा की, तो कहीं कहीं स्थानों में ये कार्यक्रमों में, संघ के कार्यक्रम में या कहीं कहीं ये मिलते रहे, लेकिन महाराज वो बताते नहीं थे, क्योंकि उनको वो नहीं था कि यही होंगे या रहेंगे, तो अध्ययन करते रहे। 1993 में पहली बार इस मठ में आए थे। इस मठ तक पहुंचने की उनकी कहानी भी बड़ी रोचक है। करीब 2 साल तक ये तसल्ली होने के बाद कि अजय कुमार बिष्ट उनका शिष्य बनने के काबिल है, महंत अवैद्यनाथ ने उन्हें गोरक्षपीठ में आने के लिए बुलावा भेजा। लोग ये भी कहते थे कि कोई शिष्य जो है महाराज जी पढ़ा रहे हैं, विदेशों में पढ़ा रहे हैं। ये हमसे भी लोग पूछते थे, विदेश में पढ़ा रहे हैं, शिष्य बनाए हुए। हमने कहा नहीं, कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं भाई। उस जो महाराज जी की परिकल्पना है उसके अनुसार कोई मिल नहीं रहा है। तो ऐसे ही करते करते जब उनको ये पूर्ण हो गया कि हाँ ये हमारे स्थान के लायक हैं, कहीं कार्यक्रम मिलते थे, कहीं और मिल जाते थे, तो 2-4 बार 5 बार मिले, तो उन्होंने ठीक है, उनका तुम गोरखपुर आओ। साल 1994 में महंत अवैद्यनाथ का विश्वास अजय कुमार बिष्ट पर मजबूत होने लगा। तय किया गया कि अब अजय बिष्ट को सांसारिक जीवन से निकालकर योगी बनाने का समय आ गया है। उनके योगी बनने की ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो पहली बार दुनिया के सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें अजय बिष्ट की हैं। न कानों में कुंडल, न मुंडा हुआ सिर और बढ़ी हुई दाढ़ी मूछें।
आज के योगी से बिल्कुल अलग अंदाज। ये वो तस्वीर है जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार सांसारिक जीवन से अलग एक योगी और साधक के जीवन में कदम रखा। चौकी पर बैठने से पहले योगी आदित्यनाथ का इस दिन मुंडन किया गया और दाढ़ी बनवाई गई। मुंडन संस्कार के बाद योगी के सन्यासी जीवन में कदम रखने का वक्त आ गया और इसके बाद गोरक्षपीठ के एक बड़े जलसे में योगी आदित्यनाथ को विधि विधान के साथ योग दीक्षा दी गई और वो नाथ परंपरा में शामिल हो गए। योगी आदित्यनाथ की दीक्षा के दौरान संत समाज और विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत नेता अशोक सिंघल भी मौजूद थे। बसंत पंचमी के दिन उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित उनको कर दिया। सारे जो हमारे नाथ परंपरा में है, सनातन धर्म में है, सारे समाज को इकट्ठा करके यहाँ सामने या बगीचा है, यहाँ कई हजार लोगों की उसमें जो है उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने में संघ का बड़ा हाथ है। लोगों को योगी की संघ में इतनी गहरी पैठ पर हैरानी हो सकती है, लेकिन उन्हें जानने वाले बताते हैं कि अजय कुमार बिष्ट को महंत अवैधनाथ ने जिस कार्यक्रम में देखा था और अपना शिष्य बनाने का फैसला किया था, वो संघ का ही कार्यक्रम था और गोरक्षपीठ में आने से पहले ही योगी आदित्यनाथ के तार संघ से जुड़े थे। 10 बरस तक वो विश्व हिंदू परिषद का काम किए थे। इन्होंने अपनी बुद्धि विवेक से महाराज जी के संरक्षण में उनका आशीर्वाद दे करके चारों तरफ पकड़ बनाए। जब चारों तरफ पकड़ बनाता है, कोई चतुर्दिक विकास करता है, चतुर्दिक कार्य करता है, तब आदमी आगे बढ़ता है। उत्तराखंड के इलाके से आए एक युवा अजय कुमार बिष्ट को गोरक्षपीठ ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नया नाम और पहचान दी, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी दिया जहां से योगी आदित्यनाथ गोरक्ष मंदिर के लाखों अनुयायी परिवारों तक अपनी बात पहुंचा पाए। सांसारिक जिंदगी जीने वाले अजय बिष्ट को दीक्षा के बाद नाम मिला योगी आदित्यनाथ। इसके बाद वो मठ के कामकाज देखने लगे। युवा योगी दीक्षा के बाद गोरखपुर में घूमते दिखे। योगी अपने अनुशासन और कठोर मेहनत के चलते गोरक्षपीठ के अनुयायियों के बीच धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे। योगी आदित्यनाथ की संत समाज में साख बढ़ने लगी। गोरखपुर की जनता और संत समाज योगी को सिर आंखों पर बिठाने लगा। योगी आदित्यनाथ को सन्यासी जीवन में उतरे 4 साल बीत गए थे। इस वक्त तक उनके गुरु महंत अद्वैतनाथ गोरखपुर से लोकसभा सांसद थे। समय के साथ साथ महंत अवैधनाथ का भरोसा भी योगी आदित्यनाथ पर इस कदर बढ़ा कि साल 1998 में अपनी राजनीतिक विरासत यानी गोरखपुर संसदीय सीट भी योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। योगी आदित्यनाथ महज 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। ये उस वक्त की चंद यादगार तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ जब भी चुनाव जीतते, वो जीत का सर्टिफिकेट लेकर सीधे अपने गुरु महंत अवैधनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। साल 1998 में आई बाढ़ के दौरान योगी आदित्यनाथ ने लोगों की मदद करके इलाके में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। योगी आदित्यनाथ ने सांसद बनने के बाद से अपने संसदीय क्षेत्र में सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ जन आंदोलनों और धरनों का दौर छेड़ दिया। योगी आदित्यनाथ अपने संसदीय क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ पुलिस की मनमानी के खिलाफ भी आवाज उठाते रहे। योगी आदित्यनाथ जब से सांसद बने, जनसेवा में लगे रहे। गोरखपुर और पूर्वांचल के लोग जानते हैं कि वो आए दिन पुलिस और प्रशासन के गलत कामों के खिलाफ बोलते थे। ऐसा ही एक वाकया मार्च 2015 में हुआ। योगी ने गोरखपुर के खोराबार थाने के दरोगा को ऐसी डांट लगाई कि उसके पसीने छूट गए। अगर पार्टी बनना है
तो वर्दी उतारिए। पार्टी नहीं है, हम आपकी मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद लेने आने का है। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए और आप जाइए, फर्जी और निर्दोष लोगों को छोड़िए। नहीं, उनको छोड़िए, उनको दवा के लिए ले जाएगा। योगी ने अपनी जननायक वाली छवि जन आंदोलन, जन पंचायत, विरोध प्रदर्शन और सिस्टम के खिलाफ जंग लड़कर गढ़ी है। बाढ़ आई थी, लगता था वही बह जाएंगे। वहाँ रह करके अब 50 लोगों के इंजीनियर सारे वहाँ तैनात रहे, चीफ इंजीनियर, अधिशासी, सारे लोग तैनात करके मजदूर करके उसको रोक दिए। कहीं गए नहीं, दिल्ली से हवाई जहाज से वहाँ, और वहीं से 12 बार चले गए। हाँ, मंदिर नहीं आए और 12 घंटा वहाँ पड़े रहे। सारे अधिकारी भी वहाँ, जब वो पड़े हैं तो मजबूरन थे। तो ऐसे ऐसे उनका क्रियाकलाप है। गोरखपुर को उन्होंने बेहतरीन सड़कें, पुल और सुविधाएं और बाढ़ से राहत दिलाने के लिए छोटे बड़े कई आंदोलन छेड़े हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने मठ मंदिर की ओर से हर उस नागरिक को राहत और सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जो वंचित था। योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र तो गोरखपुर था, लेकिन उनकी कर्मभूमि उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। और जनसेवा का उनका सपना विस्तार ले रहा था। अपने गुरु की तरह महज गोरखपुर से संसदीय सीट जीत जाना भर योगी आदित्यनाथ को मंजूर नहीं था। गोरखपुर से बाहर निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में फैलने के लिए एक नए संगठन हिंदू युवा वाहिनी का गठन हुआ। 2002 में योगी आदित्यनाथ सांसद भी थे और गोरक्षपीठ के रूप में काम करने के लिए उनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी था, लेकिन लक्ष्य शायद इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाव चाहते थे, इसलिए एक नए संगठन हिंदू युवा वाहिनी की नींव रखी गई। साल 2012 आते आते हिंदू युवा वाहिनी के 2.5 लाख कार्यकर्ता हो गए। अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदू युवा वाहिनी को अराजक और गुंडागर्दी करने वाली संस्था बताया जाता रहा। लेकिन योगी के मठ में जाकर पता लगा कि हिंदू युवा वाहिनी जनसेवा के काम भी करती है। खुद युवा वाहिनी के महामंत्री पी.के. मल जो वाकया बताते हैं वो हैरान करने वाला है। गोरखपुर नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। साल 2008 में जब नेपाल में माओवाद चरम पर था, उस दौरान बॉर्डर से सटे गांवों में भी माओवाद फैलने लगा था और पाकिस्तान के जासूस इस रूट के जरिए भारत में दाखिल होने लगे थे। हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर से सटे इलाकों में माओवाद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ अभियान चलाया था। चुनाव के समय एक बार लोकसभा के तो बाहर से पर्यवेक्षक आए थे, तो पर्यवेक्षक एक बार नेपाल, उस समय माओवाद का सब चल रहा था, नेपाल में बड़ा अनरेस्ट था, तो पर्यवेक्षक यहाँ से नेपाल बॉर्डर पे भीतर वो जाके कुछ देखना चाह रहे थे, तो उन्हें वहाँ पे रोक दिया गया। तो उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्स मंगाया बाहर से, लेकिन जब वो बॉर्डर पे गए और बॉर्डर पे जाने से उन लोगों को, उनके पर्यवेक्षक को मना किया गया, तो उन्हें पूछा कि ऐसी क्या बात है कि बॉर्डर के उस पार माओवाद और बॉर्डर के इस पार माओवाद नहीं है और वो लोग आके यहाँ परेशान नहीं करते। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक हिंदू वाहिनी नाम की संस्था रहती है और जिसके कार्यकर्ता बॉर्डर पे उन लोगों को इधर आने नहीं देते और वो सबको पहचानते हैं, उस पर कंट्रोल उनके कारण से लगा हुआ है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने नेपाल बॉर्डर से सटे एक गांव नौटांगिया का भी कायाकल्प किया। मठ के लोग बताते हैं कि ये गांव आदिवासी मजदूरों का है। ना वहां जन सुविधाएं थी, ना स्कूल। हिंदू युवा वाहिनी के कहने पर योगी आदित्यनाथ ने वहां भी विकास की बयार पहुंचाई। हम लोग को एक बार पता चला कि यहाँ पे जंगल में जो बनटांगिया बस्ती है, वहाँ पे
जब भी चुनाव होता था तो शराब के अवैध धंधे वहाँ पे होते थे, पुलिस के संरक्षण में होता था और उस शराब के धंधे में जो लोकल बनटांगिया मजदूर होते थे उनके साथ में उनके बच्चे उनके हाथ बटाते थे। तो उसके बाद हम लोग उस बस्ती में जाके एक स्कूल की स्थापना किया ताकि एक कम्युनिकेशन हम लोग के साथ में बनी रहे। तो परम पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक स्कूल की स्थापना किया दीपावली के दिन और उस वर्ष से 2009 के बाद से लगातार 2016 की दीपावली तक हर दीपावली में 2 घंटे जाते हैं बच्चों के बीच में। साल 2009 के बाद से योगी आदित्यनाथ हर साल दिवाली इसी गांव में मनाते हैं। गांव में एक स्कूल भी बनवा दिया गया। मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च योगी आदित्यनाथ खुद उठाते हैं। इन बच्चों को मिठाई, कपड़े और कॉपी किताबें मठ के खर्च पर दी जाती हैं। योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद कभी जनता से दूर नहीं रहे। हमेशा उनके मठ के दरवाजे जनता के लिए खुले रहे। 1998 से मठ में योगी का जनता दरबार लगना शुरू हुआ था। आज भी योगी के दरबार में जमीन पर छोटी सी कचहरी सजती है। 2 टाइपराइटर खटखट करते हैं। फरियादियों की भीड़ लगती है और इन्हीं टाइपराइटर से निकलने लगी महाराज जी की चिट्ठी। इसी मठ की परंपराओं को, प्रचलनों को योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की प्लानिंग में लागू किया। योगी का अफसरों को आदेश है कि वो सुबह सवेरे से देर तक काम करें। मठ में भी यही होता आया है। यहीं की ही परंपरा है जो आज प्रदेश में लागू है। सारी परंपरा यही है। यहाँ 4 बजे से हर कर्मचारी उठ जाता है, सारा स्नान कर लेते, सफाई वफाई सारा हो जाता है, वो स्वयं कर लेते। हम लोगों का शुद्ध दिनचर्या जो है 4 बजे उठना, 11 बजे सोना। अब योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही आदेश अफसरों को जारी कर दिए हैं। मठ की तर्ज पर ही योगी का जनता दरबार 5 कालिदास मार्ग पर सजता है। मठ के जनता दरबार के दरवाजे जैसे सबके लिए खुले, वैसे ही लखनऊ के जनता दरबार के दरवाजे भी सबके लिए खुले हैं। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में है, लेकिन मठ का जनता दरबार अब भी जारी है। योगी का कद और पद बढ़ा तो गोरखपुर की जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ भी बढ़ गई। अब गोरखपुर का जनता दरबार मिनी सचिवालय हो गया है। मुख्यमंत्री होने के बाद पहले के अपेक्षा तो संख्या करीब कई गुनी बढ़ गई। पहले उनके आवेदन पत्र देखते हैं। आवेदन पत्र देखने के बाद जो यहाँ मिनी मुख्यमंत्री कार्यालय की व्यवस्था की गई है, उसमें एसएसपी स्तर के आवेदन पत्र को हम एसएसपी के जो यहाँ कर्मचारी बैठे रहते हैं उनको देते हैं। फिर डीएम के स्तर की यही प्रक्रिया है, ले जाते। फिर आईजी स्तर और कमिश्नर स्तर के भी यही स्थिति है, ले जाते हैं और कार्रवाई कराते हैं। योगी आदित्यनाथ का मिनी सचिवालय आज उसी बड़े से हॉल में सजता है जहां योगी आदित्यनाथ कभी प्रवचन दिया करते थे। सांसारिक ज्ञान हम सबको उस आत्मज्ञान के बारे में न केवल मनुष्य में भी तो इस सृष्टि में ही नहीं, इस चराचर जगत में। अब योगी की गैर हाजिरी में यह हॉल जनता दरबार के लिए खोल दिया गया है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी अपनी अलग अलग मेज सजाकर जनता की फरियाद सुनते हैं। यहाँ पुलिस से लेकर डीएम दफ्तर के अधिकारी तक रोज जनता से मिलते हैं। सबकी शिकायतें दर्ज करके संबंधित विभाग उन शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करता है। इसी आसन पर बैठकर योगी आदित्यनाथ अपने तमाम समर्थकों को अपनी तमाम बातें बताते, समझाते रहे और धीरे धीरे उनके समर्थकों का दायरा, उनका पॉलिटिकल दायरा बढ़ता चला गया। अब वो मुख्यमंत्री चूँकि बन चुके हैं तो यहाँ पर एक मिनी सचिवालय बना दिया गया है और तमाम अधिकारी यहाँ इन टेबल पर बैठते हैं अलग अलग विभागों के, और लोग अपनी शिकायतों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। फिलहाल भी आप देख रहे हैं कि पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों से लगातार उनकी शिकायतें लेकर यहाँ पर और उनको निपटारा किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही एक और योजना का ऐलान किया था। इसमें शामिल था
गरीबों को सस्ता और भरपेट भोजन। योगी आदित्यनाथ इस योजना को अपने मठ में 8 साल पहले लागू कर चुके हैं। यहाँ सबके लिए 10 रुपए में भरपेट भोजन है। योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार का फैसला तो अपनी सरकार में लागू कर दिया। अब जल्द ही वो पूरे उत्तर प्रदेश को सस्ता खाना मुहैया कराने की योजना लागू करने का प्लान बना रहे हैं। ये योजना भी गोरक्षनाथ मठ की एक योजना का बड़ा रूप होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के लिए सस्ती थाली उपलब्ध कराने के ऐलान को एक बड़े ऐलान के तौर पर देखा गया। बहुत से लोग इस ऐलान से हैरान भी थे, लेकिन गोरक्षपीठ के लिए ये कोई नई बात नहीं है, गोरखपुर के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर पिछले 8 साल से इसी तरीके से 10 रुपये में एक थाली खाना उपलब्ध कराया जा रहा है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर 10 रुपये में आकर के ये खाना खा सकता है। ज़्यादातर चीज़ें उत्तर प्रदेश सरकार में जो अभी बड़े फैसले नज़र आ रहे हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ गोरक्षपीठ में आजमाई जा चुकी हैं और उसे आजमाने के बाद ही उन पर अब उत्तर प्रदेश सरकार जब उसके बारे में ऐलान कर रही है तो वो बड़े फैसले लगते हैं। योगी आदित्यनाथ का जीवन इसी मठ से जुड़ा रहा है। ये मठ योगी की यात्रा का गवाह है और योगी ने इसी मठ से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। फिलहाल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाल रहे हैं और इसी मठ के नियम कायदे और परंपराएं योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखने को मिल रही हैं।